So good evening everyone, and we are starting today teaching aptitude PYQ series. So today onwards we'll doing this. हम फर्स्ट सीरीज ले रहे हैं आज, ठीक है। जितने भी PYQ में सीरीज आ रखी है, आपके जितने भी सेट्स के क्वेश्चंस आ रखे वो आज हम सारे सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से। ठीक है, पहले आप रीड आउट करेंगे, फिर मैं आपको 2 सेकंड दूंगी और उसके बाद मैं खुद आपको आंसर दूंगी। सो जस्ट स्टार्टेड। Which of the following types of evaluation is done during the teaching learning process? ठीक है, बात क्या कर रहे हैं हम? ड्यूरिंग। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब बताया था कि 3 टाइप की होती है, एक तो बिफोर, एक ड्यूरिंग और एक होती है आफ्टर। तो ड्यूरिंग में 2 आती है, एक तो डायग्नोसिस आती है और दूसरी फॉर्मेटिव, ठीक है। तो इसमें दोनों हैं, फिर बताओ कैसे आएगा आंसर। Which of the following type of evaluation is done during the teaching learning process? डायग्नोसिस और ये दोनों चीज ड्यूरिंग में आते हैं, प्लेसमेंट आपका आता है बिफोर। यस, डायग्नोस में हम लोग प्रॉब्लम्स और लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड, क्योंकि फॉर्मेटिव ऐसा टेस्ट है या इवेल्यूशन है जिसके अंदर हम विद इन द 2 मंथ्स या 3 मंथ्स एग्जाम्स लेते हैं बच्चों का, और उसी समय हम इवेल्युएट करके उनको हैंड टू हैंड फीडबैक भी देते हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं और उसको फिर वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। आप थर्ड है इसका आंसर, ठीक है। देखिए, सबमेटिव कब होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सबमेटिव कब होता है? ये लास्ट में होता है, ये आफ्टर द क्लास होता है। इसके अंदर पूरा जो कोर्स होता है आपका, पूरा जो कोर्स होता है उसका इवेल्यूशन होता है। जैसे आप बीकॉम हो या एमकॉम हो, तो जो पूरे ईयर का आपका खत्म हो जाएगा उसका एग्जाम होगा एंड ऑफ द कोर्स, ये एंड टाइम पे लिया जाता है, वो होता है सबमेटिव। इंटीग्रेटिव, ये तो एक तरह से ये है कि क्लासरूम के अंदर आप जब इंटीग्रेट करते हैं, टीचर से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो चीज है जो कि कोई टेस्ट का नहीं है, नॉर्मल चीज है। फॉर्मेटिव आप जब ड्यूरिंग द क्लास रेगुलरली आप करते रहते हैं, एग्जाम लेते हैं बच्चों का, वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, ये उसमें आता है। डायग्नोसिस अभी मैंने आपको बता दिया। डायग्नोस्टिक किस लिए यूज होता है? प्रॉब्लम को फाइंड आउट कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट ये पढ़िए। अब आपको इसमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए किसमें क्या चीज जरूरी है वो एक बार चेक कीजिए। इसमें जो हिंदी का है वो एक बार दिखाती हूँ मैं, आगे ही है इसके, ये हिंदी में है, हिंदी में है ये देखो, हिंदी में भी सेम ही लिखा हुआ है। बताइए कौन सा है? 4। देखिए ये वाला होगा। कैसे होगा? देखो, टीम वर्क A से 2 का, ठीक है, इमोशनल कॉन्टेंट, ठीक है। देखो इसको ऐसे करा करो जैसे बी का हम बात करते हैं सेल्फ बिलीफ, जब बिलीफ की बात आती है वह स्पिरिचुअल चीज तो होगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है बहुत सारी एजुकेशनल थ्योरीज, अलग अलग जो हमने पढ़े हैं एजुकेशनल की थ्योरीज प्रिंसिपल्स में, उसमें हमने देखा था कि सेल्फ बिलीफ ये आपका आता है स्पिरिचुअल। तो बी का थर्ड तो हो ही गया, ये 2 ऑप्शन, ठीक है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखना है क्या चीज है। टीम वर्क आपका होता है इमोशनल कंटेंट से, ठीक है। और म्यूजिक का बात करते हैं तो ये आएगा आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस,
मल्टीपल इंटेलिजेंस है। और एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये आपकी है इंटेलिजेंस क्वांटम। ये फिक्स है जो ऑलरेडी आपको थ्योरीज में दे रखा है, नॉर्मल है। देखिए एक का सेकंड, टीम वर्क करेंगे हम इमोशनल में, सेल्फ बिलीव और हैप्पीनेस के लिए बात करेंगे स्पिरिचुअल की, म्यूजिकल आपका एक मल्टीपल इंटेलिजेंस है। मल्टीपल क्यों है? अलग देन पढ़ाई और एक्स्ट्रा। और एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इंटेलिजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, मतलब शिक्षण की प्रभावशीलता इस पर निर्भर है। किन में? इनमें से देखो टीचर के लिए क्या मेन चीज होनी चाहिए? बताइए। हाँ देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, कभी कभी ऐसे भी टीचर होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, ट्यूशन टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं। तो एक टीचर के लिए ये जरूरी नहीं है कि ज्यादातर वो क्वालिफाइड होने चाहिए, वो किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या कोई फर्दर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जरूरी है, बट नहीं है। हैंड राइटिंग मेरी बहुत गंदी है तो कोई मतलब ही नहीं है, पर स्टिल आई एम अ टीचर, तो हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं लेना देना नहीं है। पर्सनैलिटी मैटर करती है, पर हमें इसमें से बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट आंसर देना है। तो क्या होगा देखो, एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर्स, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि उनको कॉन्सेप्ट हमें लर्न कराना है। क्योंकि हम जब टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग का मतलब ही यही है, चेंज द बिहेवियर, है ना, बिहेवियर ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल आपका स्टूडेंट, तो अगर आप चेंजेस ला रहे हो तो मतलब लर्निंग कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में आ रही है, तो दैट्स व्हाई योर फोर्थ वन इज करेक्ट। चौथा जो कि शिक्षार्थियों को अवधारणा समझाने की शिक्षकों की क्षमता, समझ में आई? पावर, समझ में आ गया ना? कौन सा वाला? थ्योरीज है वो। एटीट्यूड ऑफ टीचर इन द क्लासरूम दैट इम्पैक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। कौन सा डोमेन होता है बताओ? जो हमने डोमेन पढ़े थे ना ब्लूम्स के, इसमें से कौन सा होगा बताओ? एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, देखना है ना। एटीट्यूड ऑफ टीचर इन द क्लासरूम दैट इम्पैक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, कौन सा होगा? क्यों होगा? एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इमोशंस आते हैं। क्योंकि देखो एटीट्यूड किससे रिलेटेड है आपका? ईगोइस्टिक वगैरह, अफेक्शन, इमोशन। ठीक है, एटीट्यूड आपका किससे रिलेटेड है? साइकोमोटर का तो है नहीं पार्ट, इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो कौन सा पार्ट है ये आपका? ये ऑटोमेटिकली आपका अफेक्टिव पार्ट है। ठीक है, देखो कॉग्निटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंस की अभी बात नहीं कर रहे हम, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड। ठीक है, कॉग्निटिव कुछ भी नहीं है, डोमेन ही नहीं है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर, नहीं हम लोग फिजिकल थिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्किल्स और उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं जो अफेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, अफेक्टिव। नेक्स्ट है, अ केमिस्ट्री टीचर इज लर्निंग मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, which type of learning can this be categorized as? बताओ, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था हिंदी में, ये वाला पढ़ना मैंने आपको ये पढ़ाया था। अब एक चीज बताओ, बात कौन कर रहा है? अ केमिस्ट्री टीचर। देखो एक केमिस्ट्री टीचर इज लर्निंग मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। पहली बात तो वो टीचर है, उससे हट के सब्जेक्ट पढ़ रही है वो, तो ये तो ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ओपन लर्निंग का पार्ट हो गया। ठीक है, और इसमें ये फॉर्मल तो आने से रहा। ठीक है,
फॉर्मल नहीं आएगा और इनफॉर्मल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कुछ पढ़ाई कर रही है, एकदम रैंडम नहीं पढ़ रही है, ठीक है। पर्टिकुलर क्या बोला उसने, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ऑफलाइन एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन आपका नॉन होगा। नॉन क्यों होगा, मैंने आपको इसका एक फीचर बताया था कि ये नॉन स्ट्रक्चर है बट लाइफ लॉन्ग है, वॉलेंटरी है, ठीक है। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के फीचर्स मिक्स है, दैट्स व्हाई। वो एक टीचर है जिसको अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि उसके डोमेन का नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेगी, ऑब्वियसली नॉन फॉर्मल, क्योंकि जो चीज उसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली नॉन स्ट्रक्चर प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन और ओपनली मिल जाएगा, जो कि फीचर हमें नॉन फॉर्मल में दिखेंगे, दोनों मिक्सचर में, दैट्स व्हाई, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट होता, ठीक है, ये अगर स्टूडेंट होता तो हमारा क्या होता, और वो अगर कॉमर्स का बच्चा होता तो हमारा ये फॉर्मल एजुकेशन में चला जाता, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये मैंने उस दिन पूरा आपको चार्ट पढ़ाया था इसका, तुम बताओ, मैंने लर्न भी करवाया था। ये अलग अलग डिजीज है या डिसेबिलिटीज है जिसको सिम्टम्स के साथ मैच करना है, टेबल्स के साथ, बिना देखे बताओ। क्या मैंने वो बताया था आपको, इसके वो थे ट्रिक्स। पहले तो ये बताओ, कैलकुलिया ये मतलब क्या होगा, किससे रिलेटेड है, मैथ्स, काउंटिंग, कौन सा वाला हो जाएगा, ट्रबल इन काउंटिंग, ये तो फिक्स हो ही गया हमारा, ट्रबल इन काउंटिंग में आ जाएगा, गिनने में प्रॉब्लम है। तो इसमें से दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो गए, एक का फोर्थ और ये, क्या सेम आ रहा है, बाकी इसमें कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। अब तो एक भी कोई आप निकाल दोगे तो हो जाएगा, बताओ। ये तो मैं काट देती हूँ, बताओ फोर्थ वाला क्यों होगा, हाँ लेक्सिया, मतलब लिखना और पढ़ना बताया था मैंने, ठीक है। तो बी का होगा आपका फर्स्ट वन, तो ऑटोमेटिकली ये फोर्थ है। सी का आ गया आपका सेकंड, मतलब ग्राफिया, मतलब लिखने में दिक्कत होना, ग्राफ, हाँ ठीक है। और इसको हम ऑब्जेक्ट से डिफिकल्टी, क्योंकि ये साइकोमोटर से रिलेटेड था, साइकोमोटर प्रॉब्लम्स, आपका ऑप्शन 4 सही है। हिंदी में ये रहा आंसर 4, आंसर 4 सही है, ठीक है, समझ में आ गया। याद है, हिंदी में भी देखो सेम नाम सेम होते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, दुष्क्रिया। चलो ये पढ़ो, ये असर्शन और आपका रीजन है। असर्शन में ये होता है कि ये इसका रीजन होना चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट का, इज इट करेक्ट और नॉट, जस्ट वेरीफाई इट, और उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखने, चेक करो। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूव टीचर लर्निंग प्रोसेस, दोनों बताओ, और दोनों क्या रिलेटिव है या नहीं है, इज द करेक्ट। सी, फॉर्मेटिव का तो मतलब ही होता है, अभी हमने पढ़ा कि जब बार बार कोई फीडबैक देगा तो ऑब्वियसली हम लोग इंप्रूवमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। फीडबैक की बात की थी अभी हमने कि वो फीडबैक देता रहता है, उस हिसाब से क्या होगा, बच्चा इंप्रूव करेगा एट अ पर्टिकुलर ईयर के अंदर, विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑब्वियसली अगर फीडबैक बार बार मिल रहा है किसी को तो टीचर भी देखेगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, कहाँ कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए कि वो चीजें, उसकी नेगेटिव चीजें हट जाए और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दोनों सही है और ये इसका करेक्ट रीजन है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट, इधर हो गया, देखा, ऑप्शन फर्स्ट। ये वाला पढ़ो, द प्रोविजन ऑफ अर्निंग क्रेडिट्स फ्रॉम ऑप्शनल एंड इलेक्टिव कोर्सेज, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ऑप्शनल और इलेक्टिव कोर्सेज was introduced in higher education institution by which of the following, किसने दिया था, ये हमने पढ़ा है, बताओ पहले एक बार सोच के, क्रेडिट सिस्टम किसने दिया था,
कौन से सिस्टम में आया था? क्रेडिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने चॉइस दी थी कि क्या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जब हमने पढ़ा था सीबीसीएस में कि इसमें क्या क्या ऑप्शन पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा था इलेक्टिव, इलेक्टिव पढ़ा था, और एक ऑप्शनल भी पढ़ा था, और एक स्किल एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, ये 3 होते हैं, और इसके क्रेडिट्स क्या होते हैं? ऐड होते जाते हैं, ठीक है। और ये किसने दिया था? चॉइस बेस्ड है, क्योंकि एक तो चॉइस भी मिल रहा है, ऊपर से क्रेडिट हमारे ऐड होते जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही है आपका, थर्ड वन, ठीक है। चॉइस बेस्ड ऑन क्रेडिट सिस्टम, ये वाला ऑप्शन है ना। वापस एक बार देख लेते हैं कि सीबीसीएस क्या होता है। एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, मतलब एक मेन कोर्स मिलता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्टिव, और उसके बाद हमें ऑप्शनल चॉइस मिलती है, और एक को हमें मिलता है स्किल एनहांसमेंट। इसके अंदर आपको चॉइसेस भी मिलती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो विथ मेन कोर कोर्सेज के साथ। एक तो कोर हो गए, एक इलेक्टिव हो गए, और एक आपकी क्या हो गए? एनहांसमेंट वाले, ठीक है। ये 3 कोर्सेज चलता है। जो कोर कोर्सेज है वो आपकी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्टिव है उसमें आप क्या करते हो? चूज कर सकते हो कि कौन से कोर्स को आप लेना चाहते हैं, ठीक है, किसमें किसको आप लेना चाहते हैं। और एक होता है स्किल एनहांसमेंट, जो कंप्यूटर वगैरह जिसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं। ये 3 कोर्सेज प्रोवाइड करता है सीबीसीएस। और उसके बाद ये जो क्रेडिट है, इसके क्रेडिट सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज ऐड होते रहते हैं, और जब आपकी डिग्री आती है तो सारे क्रेडिट ऐड होके आपकी मार्कशीट में शो करते हैं, ठीक है। Next question. While delivering a lecture, there is a disturbance created by students in class. Which of the following measures should be taken by a teacher? मतलब जब टीचर पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे पीछे से शोर कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कौन सा इनिशिएटिव या कौन सा एक्शन उस समय टीचर को लेना चाहिए? कौन सा होगा? फोर्थ, ऑब्वियसली बहुत इजी था। देखो, कभी भी टीचर नेगेटिव चीज नहीं करेगा। पनिश से क्या होगा? बच्चा और बिगड़ेगा। हमने ये पढ़ा है पूरा टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में। पनिशमेंट से स्टूडेंट बिगड़ेगा और कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, वो और ज्यादा मस्ती करेगा, वो नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा टीचर के लिए, एक तरह से क्रिटिसिज्म हो जाएगी, बुराई वगैरह आने लग जाएगी। इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो करता रहेगा, उसको लगेगा टीचर कुछ बोलता ही नहीं है, तो वो अगली क्लास में भी कंटिन्यू ही करेगा। लीव द क्लास एंड रिपोर्ट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, इससे कोई मतलब नहीं है, सबका टाइम वेस्ट होगा, और जो मेन मोटिव है लर्निंग का वो रह जाएगा। तो हमें जरूरत है टॉक टू द स्टूडेंट कॉजिंग डिस्टर्बेंस एंड मोटिवेट देम फॉर द लर्निंग, क्योंकि सबसे पॉजिटिव आंसर यही है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यूजीसी क्या करता है, आपको हर कुछ दे देगा, उसमें से आपको चेक करना है कि इसमें से सबसे पॉजिटिव और सूटेबल आंसर कौन सा है, ठीक है। ये फोर्थ। नेक्स्ट, which of the following would most likely be considered unacceptable use of information by a teacher? बताओ। बताओ बताओ। फर्स्ट वन नहीं। देखो, यूजिंग द स्कूल डिस्ट्रिक्ट डेटाबेस टू डिटरमाइन जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इन लोकल स्कूल, ये तो करेक्ट है ना। अगर कल को हमारे लिए वो आएगा, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा शीट में आया मेंटेन करना है कि आपके फीमेल में कितने बच्चे इनरोल्ड है। यूजिंग द स्टूडेंट्स पर्सनल डेटा टू क्रिएट द मेलिंग, या और कुछ बताओ। फोर्थ क्यों? अपने मर्जी से चेंज कर रहे हो। जहां पर्सनल की बात आ जाती है ना,
मतलब ये चीज है। पर्सनल कभी भी नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर्सनल डेटा कहीं पे भी आ रहा है, वो चाहे लीगल एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन आए या किसी में भी आए, पर्सनल डेटा आप क्या करोगे, नहीं यूज कर सकते। बाकी सारी चीजें आप ऑलमोस्ट यूज कर सकते हो। कौन सा, मतलब इसमें से कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो टीचर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज अ टीचर जब वो है, ठीक है, तो वो टीचर ऐसा है जो स्टूडेंट्स के पर्सनल डेटा को बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है चैरिटी के लिए और ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ो। नहीं, ना, बताती हूँ। देखो, जब ये बात कर रहा है, और टीचर टीचर्स इन स्केल्ड डाउन, स्केल्ड डाउन, पहली बात तो एक शिक्षक शिक्षण की एक छोटी सी, ठीक है, छोटी सी स्थिति में पढ़ाता है, किसी छोटे से कंडीशन में वो पढ़ा रहा है किसी टॉपिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ, जब सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है, तो सैम्पलिंग नहीं आएगा, ये तो आपका कुछ और है। इसका आंसर माइक्रो टीचिंग है। तो बोलो, ये सैम्पलिंग बोला ना अभी तो, चलो ठीक है, माइक्रो, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में पढ़ा रही हूँ, एक बार देख लो। ये इस टॉपिक को लिखो आप, माइक्रो टीचिंग। जब कोई छोटा सा टॉपिक हो पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, उस टॉपिक को जब कोई टीचर पढ़ाता है किसी सिचुएशन में, उसे माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। ये कब दिया था, किसने दिया था, मैं बताती हूँ। किसने अडॉप्ट किया था, WLN ने। WLN करके एक ऑथर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था ये, एंड हिज को वर्कर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, USA में। While in India, the first attempt was made in 1974 to spread micro teaching. ठीक है, माइक्रो टीचिंग के अंदर टीचर खुद लर्न करता है कि कैसे टीचिंग की जाए, समझ में आई। मतलब इन दिस टीचर्स टीचर टीचर्स लर्निंग होती है, ठीक है, टीचर्स लर्निंग इन ट्रेनिंग, टीचर्स लर्निंग इन ट्रेनिंग फॉर टीचिंग। एक टीचर क्लास में कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, उस चीज की ट्रेनिंग होती है माइक्रो में, ठीक है। इन दिस टेक्निक टीचर इज पुट इन द रियल लाइफ सिचुएशन wherein their skills are developed and they tend to get deeper understanding of subject matter। इसके अंदर एक टीचर को रियल कंडीशन में डाल दिया जाता है, रियल सिचुएशन। हाँ, रियल सिचुएशन स्किल। इसमें क्या होता है कि एक टीचर को जैसे कोई प्रॉब्लम दे देंगे रियल बेस पे, जैसे केस स्टडी दे दी या फिर किसी उसी सिचुएशन में डाल दिया, जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है, अब टीचर को बाहर डाल दिया और वहां टीचर की ट्रेनिंग हो रही है कि कैसे आप इन बच्चों को चुप कराओगे और इनको लर्निंग करवानी है। ये इतने मतलब 9th क्लास के बच्चे, तो वो उसकी ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, रियल सिचुएशन स्किल्स की, समझ में आई। ठीक है, उसे बोलते हैं हम माइक्रो टीचिंग। उसके आसपास की चीजें भी देख लेते हैं थोड़ी सी, क्या क्या है।
ठीक है, देखो ये जो मैक्रो है ना, इसमें लार्ज क्लास में, पूरे एंटायर क्लास में जो एक टॉपिक पढ़ाया जाता है एट ए टाइम, उसे हम लोग मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत ज्यादा एक साथ हम क्लास ले रहे हैं, जैसे अगर यूट्यूब पे मैं क्लास ले रही हूँ, या फिर अभी यहाँ पे कम से कम 80 to 100 किड्स होंगे या चिल्ड्रन होंगे, उनको मैं पढ़ा रही हूँ एट ए टाइम, एट अ टाइम, और लार्ज क्लास। ठीक है, लिखो इसको, वन टाइम, इतना नहीं है बस, एट वन टाइम। कोऑपरेटिव टीचिंग पढ़ाई है मैंने शायद, सैम्पलिंग टीचिंग कुछ नहीं होती। कोऑपरेटिव होती है, कोऑपरेटिव में ये होता है कि जब आप है ना मिलके पढ़ाते हो, मिलके, जैसे एक असिस्टेंट, दो टीचर्स, टू टीचर्स एट अ टाइम, टीम टीचिंग, नहीं नहीं ये भी होती है कोऑपरेटिव में, वन असिस्टेंट, टू टीचर्स, आगे आएगा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसका टॉपिक है आगे। ठीक है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है और टीचर सपोर्टिव सिस्टम्स है, उसमें कैसे कब कहाँ क्या होता था, उस अकॉर्डिंग देखो, तो बहुत इजी है। रोटी होगा, देखो सबसे इजी तो ये है कि यूज ऑफ चॉक टॉक, ये तो बहुत ट्रेडिशनल है, जो पहला जमाने में चलता था, तो बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, तो ये और ये और ये तो है ही है, बाकी ये थर्ड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट। ठीक है, क्या बनाएंगे, हाँ ये वाला डी बनाएंगे पहले। यूज ऑफ प्रोजेक्टर इन क्लास फॉर डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, तो क्या होगा, ये आईसीटी से यूज हो रहा है, प्रोजेक्टर का हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो आईसीटी बेस्ड। अब आ गया डी का थर्ड, तो डी का थर्ड वो ऑलरेडी दे रखा था, तो हमारा हो गया आंसर 4। तो ए का फोर्थ हुआ आपका, क्योंकि वीडियो थ्रू एलएमएस एंड फेस टू फेस डिस्कशन, ये तो हाइब्रिड और ब्लेंडेड हो गया, दोनों आ रहा है इसमें, वीडियो भी हो रहा है और फेस टू फेस डिस्कशन भी हो रहा है। तो फेस टू फेस डिस्कशन तो तभी होगा जब हम लोग किसी क्लास में बैठे एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो मतलब एक ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। बताती हूँ, ब्लेंडेड और हाइब्रिड का मीनिंग ये है, वो क्लासरूम जो साथ में मिक्स करते हैं आईसीटी को भी, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स करके पढ़ाना, उसे बोलते हैं ब्लेंडेड, जो हम हमारे टीचर्स यूज करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। एक काम करती हूँ, ब्लेंडेड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, लिखो, ये कंबाइन करता है एक तो फेस टू फेस क्लासरूम मेथड को विद कंप्यूटर मीडिएटेड एक्टिविटीज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं है। देखो कुल मिला के ये क्या कर रहा है, आईसीटी प्लस डिस्कशन, दोनों। ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये हाइब्रिड ही तो है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, प्लस मैं ऑनलाइन वाले मटेरियल्स का भी यूज कर रही हूँ पढ़ाते हुए चॉक टॉक से, तो मतलब ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, सारी चीजें मिक्स आ रही है, उसे बोलेंगे। ठीक है, हाँ, और सी का 2 हो गए, ये होगा क्यों, क्योंकि केस स्टडी जो है वो आपकी मॉडर्न है एकदम,
कि जिसमें रियल सिचुएशन में आपको डाल देते हैं, ठीक है। फिर आपको बोलते हैं अपने तरीके से सॉल्व करो। समझ में आई है आंसर? या एक सेम ही है ना? हाँ, ये आंसर। नेक्स्ट ये पढ़ो, ये बहुत अच्छा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मॉडल्स द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड कौन होता है? मैंने ये आपको 3 पढ़ाए थे ना। क्या हो रहा है ये? फ्लिप्ड तो होगा भी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। फ्लिप्ड में तो उल्टा होता है। रीजन बताओ, बताओ। सेल्फ डायरेक्टेड मोस्टली, मोस्टली बोल रहा है। वर्ड्स पे जाओ, मोस्टली। निम्नलिखित में से किस शिक्षण मॉडल में शिक्षार्थी ज्यादातर, ज्यादातर बोल रहे हैं, स्वनिर्देशित होता है और अपने स्वयं के सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, खुद के लिए? पूरा नहीं हो रहा है। पूरा होता तो आपका रिफ्लेक्टिव होता, लेकिन अभी ज्यादातर मोस्टली आया है। यहाँ पे हाईली आता ना तो ये रिफ्लेक्टिव होता, तो एंडागोगी, ये वाला अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। एंडागोगी इसलिए हुआ है, एंड्रागोगी इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें क्या है, जो आपका एडल्ट है वो क्या कर रहा है, यूथ या एडल्ट, वो खुद से पढ़ रहा है लेकिन ज्यादातर नहीं, ठीक है, ज्यादातर ही कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है। हाईली नहीं है, मोस्टली। हाँ, थोड़ा बहुत वो टीचर पे डिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत खुद से। दैट्स व्हाई वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। क्या? हाँ, पेडागोगी आपकी मेमोरी लेवल पे आता है, जिसके अंदर बच्चों को खुद पढ़ाया जाता है, खुद रटाया जाता है, हर चीज वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है, टीचर सेंटरिंग। यूटा, यूटा। और फ्लिप क्लासरूम मैंने बताया था कि एकदम उल्टा होना, घर पे जाके तो पढ़ना और क्लास में आके डिस्कशन करना, होमवर्क करना। यस, हाँ, बताया भी था मैंने उस दिन, पूरी थ्योरी पढ़ी थी इस पे, ठीक है। नेक्स्ट करें। ये आपका आंसर एंड्रागोगी। ओ शिट, चलो आंसर तो पता चल ही गया है, कोई बात नहीं। Where do the important aspect of learning, including analysis, application, creativity, and evaluation takes place as per the traditional model of classroom? ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, टीचिंग। अब तो तुम लोग वैसे भी कंफ्यूज हो गए होंगे बाहर से। मैं बताती हूँ क्यों। ये एप्लीकेशन आ गया ना, इस वजह से। एप्लीकेशन नहीं आता तो हम लोग कुछ और सोचते हैं, लेकिन एप्लीकेशन तो आप आउटसाइड ही करते हो हर चीज का। दैट्स वाई ये आउटसाइड आएगा आपके, आउटसाइड द क्लास। वही तो, उसको बाहर करेंगे। और मोस्टली जो आपकी क्लासेस होती थी पहले जमाने में, जब हम बात करते यौगिक और ये सारी चीजें बाहर होती थी नॉर्मली, तो जो बाहर की क्लासरूम्स होती थी उसमें ज्यादातर आप अप्लाई एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी को देखते थे। जैसे धनुष सिखाना, बाण बनाना, ये सारी क्या चीजें बाहर ही होती थी। एजुकेशन और लर्निंग दोनों बाहर होती थी। दैट्स वाई इट्स आंसर इज आउटसाइड क्लास। समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट करें। ये वाला बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। Which of the following is used in offline mode of teaching? निम्नलिखित में से किसका उपयोग शिक्षण के ऑफलाइन मोड में किया जाता है? देखो, हिंदी, हिंदी में भी तुम बात कर रहे हो ना, तो ये देखो, डायरेक्ट का डायरेक्ट चौकोर बोर्ड ऑब्वियसली है ना। एलएमसी की मैं बताती हूँ, लर्निंग मेथोडोलॉजी कुछ है, 2 मिनट। इसमें क्या वेबसाइट बनती है, अलग अलग लिंक्स की वेबसाइट बनती है, जो स्टूडेंट जाके डायरेक्टली पोर्टल पे चला जाता है, जो लर्निंग वेबसाइट होती है ना उसकी। लर्निंग मेथोडोलॉजी चेक कर लेते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिख लो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पोर्टल, अलग अलग पोर्टल होते हैं, इसमें वेब्स क्रिएट होती है, वेबसाइट्स, डायरेक्ट इससे जाता है। हाँ, ये आपके हायर एजुकेशन में आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट चले। डिजिटल सोर्स होगा नहीं, ये सारी चीजें ऑनलाइन वाली है, नेट भी चाहिएगा इन सब में, चॉक एंड बोर्ड। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब उल्टा बोल दिया, पहले ऑफलाइन अब ऑनलाइन। अब बताओ इसमें से कौन कौन से। हम पहले नेगेटिव वाली चीजों को हटा देंगे, जैसे चॉक एंड टॉक अभी ऑनलाइन हमने पढ़ा, वो ऑफलाइन होता है, तो सी वाला जिसमें वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, स्वयं एंड स्वयं प्रभा ये हमने पढ़ा ही ऑनलाइन पोर्टल से ये सब, और बी भी होगा, और अभी मैंने बोला ए बी डी, तो इसके अलावा ए बी डी होगा। ठीक है, ए बी डी। अ ट्रेंड स्टडी इज यूजुअली, बताओ जो ट्रेंड न्यू न्यू जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। बताओ अच्छे से सोचो। ये आपके रिसर्च का है क्वेश्चन, रिसर्च में भी आता है। एक्सपेरिमेंट नहीं रिसर्च तो एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं होता यार, सब कुछ है रिसर्च में, तो एक्शन भी है वो भी है। मैं बताऊं, थोड़ा सा हिंट दे रही हूं मैं, चलो। ट्रेंड वो स्टडीज होती है जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसपे आप फर्दर पढ़ने की कोशिश करते हो, या कोई ना कोई ओवर द टाइम उस पर अपना दिमाग दौड़ाते हो। अब बताओ कि ऑलरेडी कोई स्टडी है किसी के द्वारा, या हिस्ट्री मान के चलो ऑलरेडी दे रखी है, तुम अपने क्रक्स या क्रिटिकल चीजें दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं इम्प्रेशन। बताओ, चलो देखो, जो ऑलरेडी हो चुका है वो होगा आपका डिस्क्रिप्शन। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग उस पर अध्ययन कर रहे हो, उसे बोलते हैं ट्रेंड स्टडी एक तरह से। ठीक है, क्योंकि पिछला जो हो चुका है उस पर आज आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम ट्रेंड स्टडी। आगे देखो, ये आपका पार्ट रिसर्च का है, डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड। ठीक है, एक्शन बता दो, चलो। एक्शन वो स्टडी होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अलग अलग टाइप के जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो पहले करते रहते हो, और जो जैसे कोई सिचुएशन है, कोई सिचुएशन है जिसके अंदर आपको इमीडिएट एक्शन करना है, इमीडिएट एक्शन के लिए आप ये यूज करोगे एक्शन, इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट कुछ भी करना है उसके लिए ये आप यूज करोगे। जहां बार बार चेंजेस के रिक्वायरमेंट है वहां एक्शन का यूज करोगे। जैसे कि हर ईयरली अगर आप स्कीम्स डालते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, हिट एंड ट्रायल की बात करते हैं हम, जहाँ वहां पे एक्शन का काम आता है। ठीक है, ये पहला हो गया। कौन सा? इम्प्रेशन होता है आपका कैप्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव इम्प्रेशन और एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, जिसके अंदर आप लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ते हो, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ये सारी। जिन्होंने पहले ही कोई इंप्रेशन छोड़ रखा है लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू। हाँ हाँ, डिफरेंस ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, ये इंडिविजुअल की स्टडी पढ़ता है। मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन आपकी बात कर, एक्सपेरिमेंट तो आप खुद बताओ क्या होगा, अप्लाई करके देखे, जिसमें एप्लीकेशन का यूज करें हम बार बार, वो चीज। एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग, हाइपोथेसिस और रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, टिपिकली मैनिपुलेशन वेरिएबल्स और मेजरिंग आउटकम्स, ये पूरा रिसर्च में जा रहा है आपका। ठीक है, तो एकदम समझ में नहीं आएगा, बस ये चीज यहाँ तक ही देखते हैं ना।
नेक्स्ट है आई नेवर टीच माई प्यूपिल्स, मैं अपने विद्यार्थी को कभी नहीं पढ़ाता। ठीक है, मतलब टीचर बोल रहा है कि मैं अपने विद्यार्थी को कभी नहीं पढ़ाता, ये इन्होंने दिया है। आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशन इन विच दे कैन लर्न, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। द अबव कोट कैन बी बेस्ट फिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग, ये तो आना चाहिए। ये मैं कभी अपने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाता, वो खुद अपने हिसाब से किसी कंडीशन के अंदर खुद लर्न करते हैं। बताओ, बट क्या, हाँ क्या होगा जब बात कर रहे कि वो पढ़ा ही नहीं रहे, ठीक है, आई नेवर टीच, तो मतलब ये तो खत्म है। और पेरेंट्स को भी पढ़ाते नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है। प्लेसमेंट सेंटर कुछ होता ही नहीं है, ये तो प्लेसमेंट आपका इवेल्यूशन का पार्ट है, फर्स्ट वाला बिफोर का। और लर्नर इसलिए हुआ क्योंकि वो बोल रहा है मैं खुद से ही पढ़ता हूँ और खुद से सब करता हूँ, उस सिचुएशन में वो खुद से कर रहा है, मतलब वो लर्नर सेंटर है। बहुत ईजी था ये वाला। नेक्स्ट बताओ, द मेन फोकस ऑफ द टीचर इन डिजाइनिंग असेसमेंट शुड बी ऑन, ये पहले भी आ चुका है, किसी ने इसका आंसर एक्टिविटीज भी दिया था। देखो इसका सिंपल थिंग यही है कि मेन बेसिक टीचिंग का एम क्या होता है। टीचिंग का एम ये होता है कि प्यूपिल को कुछ लर्निंग होनी चाहिए जो कि आप बिहेवियर में चेंज कर रहे हो। हाँ, बिहेवियर में अगर कोई चेंज करने को बोलते हैं तो उसी को हम लोग लर्निंग बोलते हैं, और मेन एम ही यही है, लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक ही होगा। अटेंडेंस क्या होता है, ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो ही रही है, ओपन लर्निंग, कोई लेना देना नहीं सर। बिहेवियर भी कुछ नहीं, पर कुछ चेंज तो होना चाहिए ना, बिहेवियर चेंज होता ना यहाँ पे, तो ये आंसर सही होता। एक्टिविटीज कोई लेना देना नहीं है, मेन तो लर्निंग आउटकम होने चाहिए। असेसमेंट, पर असेसमेंट लिखा हुआ है द मेन फोकस ऑफ टीचर इन डिजाइनिंग, ना। नहीं नहीं क्यों, असेसमेंट किस लिए, अगर सपोज हम चाह रहे हैं कि कोई बच्चा स्किल सीख ले, उसकी स्किल्स पहले खराब है, मान लो कि वो पियानो गलत बजा रहा है, तो टीचर ने असेसमेंट लिया तो उसके बिहेवियर में चेंज आया, क्योंकि पियानो वो अच्छा चलाना सीख गया, पहले उसका बिहेवियर अपोजिट था। हाँ वो चीज, वो तो कुछ नहीं, टू हिज बिहेवियर व्हाट इज दिस, चेंज होता तो समझ में आता। ठीक है, अ स्टूडेंट इज अ स्लो लर्नर, व्हाट स्ट्रेटेजी कैन अ टीचर एम्प्लॉय फॉर हिज और हर, एक छात्र एक धीमी गति से सीखने वाला होता है, एक शिक्षक उसके लिए क्या रणनीति करना मतलब जो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, कोई ज्यादा तेज सीख रहा है, स्पीड में सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई मैम। फोर्थ का उसे नहीं टेक ब्रेक, ओह माय गॉड इट्स सो टिपिकल इन हिंदी। कौन सा होगा बताओ, देखो ये सारी बाकी चीजें नेगेटिव है। नो नीड ऑफ फैसिलिटी, क्यों भाई, पढ़ाना हमारा लक्ष्य है, चाहे कैसा भी बच्चा हो। टीचिंग की यही बात है कि आप किसी भी बच्चों को उनका बैकग्राउंड वगैरह देख के नहीं पढ़ाओगे, आप अकॉर्डिंग टू पढ़ाओगे। टेल हिम और हर टू लर्न ऑन हिज, और फिर तो वो तुम्हारी जरूरत ही क्या है। ठीक है, उसके बाद टेल हिम हर टू टेक प्राइवेट ट्यूशन, ये गलत चीज है। ठीक है, तो प्रोवाइड वीडियो लेक्चर, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बताओ, a newly joined teacher was maltreated in his her first class by some students, which of the following measures should be taken, मतलब जब टीचर उसकी कक्षा में पहली बार आई तो उसके साथ बच्चों ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, टीचर के साथ जो शुरू में आई थी, तो टीचर को क्या करना चाहिए, ये पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, इग्नोर द इंटेंस, चेंज हिज और टाइम टेबल टू टीच सम अदर क्लास, या इन्फॉर्म द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखो ये फालतू काम नहीं करोगे आप टीचर हो तो ऐसे काम नहीं कर सकते हो क्या। हाँ, ये कंप्लेनिंग वाले काम करोगे टाइम वेस्ट होता है। आप टीचर हो, आप बड़े हो, आप बच्चे नहीं हो कि बार बार पे कंप्लेन करोगे, पहली बात तो ये।
दूसरी, गिव पनिशमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन। कभी भी नेगेटिव चीज हम हमेशा फर्स्टली अवॉइड करेंगे। ये भी नहीं, भागना नहीं होता, किसी प्रॉब्लम को फेस करना और उसका सॉल्यूशन निकालना इज योर मेन प्रायोरिटी। तो हम देखेंगे कि कैसे इस चीज का, इस परिस्थिति का सॉल्यूशन निकल रहा है। तो इग्नोर द इंस्टेंस एंड इंप्रूव हिज आर क्वालिटी फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। अगर कोई शरारत, आपने हिचकी मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें बच्चे कैसे करते हैं, उस टीचर, उसमें है ना हमारी रागिनी मुखर्जी, उसके साथ बच्चे बहुत गंदा बिहेव करते हैं, रानी मुखर्जी है, तो उसके अंदर वो अलग अलग तरीके निकालती है, बाहर खिलाती है, बॉल से खिलाती है। तो शी चेंज हर टीचिंग वे, नॉट द स्टूडेंट्स, नॉट द क्लास, और ना वो कंप्लेन करती है। तो दिस इज, मूवी से याद रखो कि हमेशा बेटरमेंट के लिए आप करोगे। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करो कि फर्स्ट किसी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई रिलेशन। देखो वापस पढ़ते हैं। टीचर्स मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। ऑब्वियसली टीचर्स को करना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। यस, देखो अगर टीचर है, वो स्टूडेंट को बोलेगा क्वेश्चन आस्क करो, पर क्यों करो, रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि क्यूरियोसिटी और डेवलप करेगा पैशन फॉर लर्निंग, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। रीजन मैच हो रहा है ना, क्योंकि साफ साफ बात है कि टीचर ऐसा काम करने को क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये आपके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बताओ, अभी मैंने माइक्रो मैक्रो समझाया आप। हिंदी में देखो एक बार। फर्स्ट वाला होगा, हैं? पक्का? क्यों होगा फर्स्ट वाला, क्या सोच के फर्स्ट वाला बोल रहे? वापस लो यार तुम। देखो मैं एक चीज पहले समझा देती हूँ आप लोगों को। ये भी आपका पार्ट रिसर्च और कम्युनिकेशन का है, ठीक है। कोनेटेशन क्या होता है बताओ? कोनेटेशन मतलब ये होता है लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग किसी वर्ड का, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड बोलते हैं ना, जैसे किसी को भी, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, एक वर्ड को दूसरे से आइडेंटिफाई करना या कनेक्ट करना, कुल मिला के एक वर्ड को सिमिलरली कोई वर्ड से यूज करके कनेक्ट करना, उसे कॉनोटेशन कहते हैं। तो इसका तो होगा ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब देख लो यहाँ से, तो ऑप्शन ए थर्ड आ गया। देखो मिथ का भी बहुत इजी है। मिथ क्या होता है? देखो मिथ कभी भी एक तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और सबके इंडिविजुअल मिथ होते हैं। जैसे आप कुछ और मानते हो, मैं कुछ और मानती हूँ, तो ये क्या सब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। सब्जेक्टिव, दैट इज द सब्जेक्टिव स्टेट की अलग अलग इंसान अपने हिसाब से क्या मानता है, मान्यता क्या है। तो मिथ का क्या है? अड़धाम, हाँ वही, डी का सेकंड। अब डिस्कोर्स का मतलब डिबेट भी होता है। डिबेट, जब हम बात डिबेट की कर रहे हैं, तो डिबेट कौन से लेवल पे होती है? हायर लेवल, मतलब मैक्रो, ज्यादा। तो ये होगा आपका मैक्रो। और माइक्रो डेटा इसलिए टेक्स्ट हुआ क्योंकि आप टाइप करते हैं। समझ में आई ये चीज? इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। ए का थर्ड है। लो पढ़ो।
पढ़ो पढ़ो। Teacher A uses chalk and board and dictates notes to students in classrooms. ये तो इससे ही पता चल गया कि वो लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं। पहली बात तो टीचर बी यूजेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स एंड LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल रिसोर्सेज। विच मोड्स ऑफ टीचिंग आर यूज बाय टीचर ए एंड टीचर बी? बताओ। डी। हाँ बहुत इजी था ये तो, डी है ऑब्वियसली। ऑफलाइन यूज करिए ऑनलाइन यूज करिए, अभी हमने इसके क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट। अनएडेड एफर्ट मतलब किसी बिना हेल्प के, किसी और गाइडेंस के, किसी बिना हेल्प के। यूरिटी क्या है? एक बार सोचो, मैं बता रही हूँ फिर। यूरिस्टिक, मैंने ये पढ़ाया भी था पता है, यूरिस्टिक उसमें पढ़ा था लर्निंग प्रोसेस में। अब मैं बताती हूँ, देखो केस स्टडी में नहीं, किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। फील्ड क्लास होगा ही नहीं, डेमोस्ट्रेशन भी नहीं होगा। यूरोस्टिक इसलिए होगा, इसके अंदर क्या होता है, डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, ये इसका कीवर्ड है। एक तो ये डिस्कवरी ऑफ लर्निंग है और दूसरा वो सेल्फ करते हैं, सेल्फ बाय देमसेल्फ, खुद से की जाती है ये स्टडी। लिखो इसको और मैं बता देती हूँ। इसका एक और लिखो, टू फाइंड आउट, इसका मीनिंग भी यही है, टू फाइंड आउट। ये मेथड मैंने आपको बताया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, आपने पीछे कॉपी करो, उसके अंदर लिखा हुआ है लर्निंग में कि अलग अलग लर्निंग्स कौन सी होती है। तो ये एक लर्निंग थी जिसके अंदर ये किस बेस पे थी, सिर्फ स्टूडेंट बेस पे थी, ठीक है, मिक्स्ड में नहीं थी ये। हम मैंने 3 कराई थी, एक तो टीचर बेस्ड, एक मिक्स्ड बेस्ड और एक स्टूडेंट बेस्ड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट बेस्ड है, खुद से करता है वो, और इसके अंदर होता है फाइंड आउट, फाइंड आउट कीवर्ड, फाइंड आउट, डिस्कवर, ठीक है। इसको है ना हम लोग इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं, ये लिखते जाओ, इसको हम इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं। इसको इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जब आ गया ना बिना किसी हेल्प के, खुद ब खुद डिस्कवर करना, इसलिए ये आंसर आया। हमें पॉइंट्स को पकड़ना है। द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स, ठीक है। बिकम्स द डिस्कवर ऑफ द नॉलेज, तो देखो वो खुद ब खुद कर रहा है तो वो खुद ही डिस्कवर हो गया नॉलेज का, और उसके अंदर क्या हो गया, इंक्वायरी की स्पिरिट हो गई, दैट्स व्हाई। इसके स्टेप्स लिखो, इसके लिखा रही हूं मैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये लर्निंग के स्टेप्स है। पहले आइडेंटिफाई करता है ये प्रॉब्लम्स को, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड स्टेप आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फोर्थ है इवैल्यूएशन। ये यूरोस्ट्रिक लर्निंग मेथड का आपका स्टेप्स है, यूरोस्ट्रिक लर्निंग मेथड।
चलो ठीक है, अब हम करेंगे अगली क्लास में बाकी की सेकंड सीरीज। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ो, ठीक है, और समझो चीजें। जो नहीं समझ में आए वो वापस मैसेज, कमेंट, सब जो भी अवेलेबल है वो करो, एंड वी विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। थैंक यू।